नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो अपन पढ़ रहे थे मॉर्निंग में बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ को, कि जो क्वेश्चंस एसएससी प्रीलिम्स और मेंस में आए हुए हैं उनको छांट छांट के मैं आपको करा रहा था। उनमें भी जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं प्री और मेंस के आए हुए, उनकी अपन ने क्या कर दिया, लेवल सेट कर दिया। ठीक है, पहले क्वेश्चन एक तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो अपन ने टाइप फर्स्ट में पढ़े, टाइप 2 में पढ़े, टाइप 3 में पढ़े, टाइप 4 में पढ़े, और उसी सीरीज को अपन कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक न्यूज़ मैं आपको दे देता हूं, जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि 15 जुलाई से अपना एक बैच शुरू हो रहा है प्री प्लस मेंस का, जिसमें अपन कौन कौन से एग्जाम कवर कर रहे होंगे, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और व्यापम, जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम्स तो उसमें सारे कवर हो ही जाएंगे। उसके साथ साथ प्री प्लस मेंस को अपन लेके चलेंगे एसएससी और बैंकिंग के लिए। मतलब एक ऐसा बैच हमने सेट किया है हमारे सारे टीचर्स ने मिलके, कि अगर आप उस बैच को पढ़ लेते हो तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके लिए आसान हो जाएगा हर सब्जेक्ट का। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस और जीके के सारे पोर्शन मिल रहे होंगे, वो भी बेस्ट फैकल्टी के साथ। ठीक है, तो 10 तारीख तक 10% का डिस्काउंट है इसमें। 15 से बैच शुरू होगा, 10 तारीख को हम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल क्लोज कर देंगे इसका। बेसिकली कल जो गुरु पूर्णिमा थी उस पर 20% का डिस्काउंट दिया हुआ था। अब 10 तारीख तक 10% का डिस्काउंट है, तो आपके पास 5 दिन है इस रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। जल्दी से इसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, कहीं सीट फुल ना हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अपने टॉपिक पे कि क्वेश्चंस अपन किस तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए सर। और जो भी इसकी डिटेल है, जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ था, बैक करके देख लीजिए, नीचे व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है 8058, पहला वाला जो नंबर है 8058420242, उस पर व्हाट्सअप कर लीजिए। वहां पे पेमेंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि कैसे पेमेंट करनी है, क्लासेस किस तरीके से आपको मिलेंगी। ठीक है, यूट्यूब पे ही मिलेंगी, लेकिन आपको लिंक मिल जाया करेगी उसकी, या केवल आप ही उसको देख सकते हो, बाकी बच्चा उसको नहीं दे सकता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर पेमेंट करने से क्या फायदा, यूट्यूब पे तो सब भी देख सकते हैं, सब नहीं देख सकते बेटा, उसको केवल जो पेमेंट करेगा उसी के पास लिंक जाएगी, और लिंक आप आगे शेयर भी नहीं कर सकते हो उसकी। बहुत अच्छी बात यह है, पर्सनल आपके पास ही रहेगी। ठीक है, चलिए सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है 2016 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है भाई, है ना। चलिए सर, कह रहा है कि एक व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और अगले वर्ष 4% घट जाती है। एक व्यापारी है, जितना वो पहले कमाता था, अब उसकी आय कितनी हो गई, 25% बढ़ गई। दूसरे साल उसकी आय कितनी हो गई, 4% कम हो गई। मतलब एक साल बढ़ती है और दूसरे साल कम हो जाती है। कह रहा है कि इस प्रकार ये प्रोसेस चलती रहती है और 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 होगी। 5 साल के बाद उसकी आय कितनी होगी, 72,000 रुपए होगी। तो वर्तमान आयु, प्रेजेंट इनकम उसकी पूछ रहा है कितना होगा। देखो भाई, कितने कितने लोग थे, 2 लोग हैं, कोई व्यापारी है। व्यापारी की आय पहले साल 25% बढ़ जाती है। तो आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, 25% कितना होता है, 1/4। और दूसरे साल 4% घट जाती है, तो 4% कितना होता है, 1/25। बात समझ आ रही है। तो यार इसको क्या अपने को सीक्वेंस से लिखना होगा। पहले 25% से उसकी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब अगर पहले उसकी इनकम 4 रुपए थी, तो उसकी इनकम में 1 रुपए का मुनाफा हो गया होगा। अब उसकी इनकम कितनी हो गई होगी, 5 रुपए हो गई होगी। दूसरे साल उसकी इनकम क्या हो रही है, घट रही है। मतलब अगर दूसरे साल उसकी इनकम 25 रुपए है, तो 1 रुपया कम हो गई, कितनी रह जाएगी, 24 रुपए रह जाएगी। फिर तीसरे साल क्या होगा, बढ़ जाएगी 4 से 5। फिर चौथे साल क्या होगा, घट जाएगी 25 से 24, क्योंकि उसने क्या कहा, इसी प्रकार चलता है। फिर 5वें साल क्या होगा, 4 रुपए से 5 रुपए, उसकी इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब 5 साल तक उसका यही प्रोसेस चलेगा। 25 घटी, 25 बढ़ी, 4 कम हुई, फिर 25 बढ़ी, फिर 4 कम हुई, फिर 25 बढ़ गई, बाद में 4 कम नहीं होगी, क्योंकि वो केवल 5 साल की ही बात कर रहा था। अपन क्या करते हैं, इस प्रकार के सवालों को करने के लिए इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अपन क्या करते हैं, ये प्रेजेंट इनकम निकल के आ जाएगी। मतलब वर्तमान में वो इतना कमाता है तो बाद में इतना कमाता होगा। यहां से वर्तमान की इनकम निकल के आ जाएगी और यहां से 5 वर्ष बाद की जो 72,000 दे रखी है वो निकल के आएगी। अब अपन क्या करें, अगर इनको सिंप्लीफाई करने लाए, अब बहुत आसान होगा। जैसे देखो, 4 से कट गया 6 बार,
4 से कट गया 6 बार, ठीक है, 2 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 3 बार, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। 5 5 25 से 25 कट गया और इस 5 से ये वाला कितनी बार कट जाएगा? 5। तो यहाँ पे क्या बचा? केवल 5 बचा, है ना। और यहाँ पे कितना बच रहा है आपका? 3, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बच रहा है? 9 बच रहा है। मतलब अगर पहले वो 5 रुपए कमाता था तो अब उसकी इनकम कितनी हो गई? 9 रुपए। लेकिन आप कह रहे हो अब उसकी इनकम कितनी है? 72,000 रुपए है। तो बेटा उसकी इनकम कितने गुना बढ़ गई? उसकी इनकम 8,000 गुना बढ़ गई। बढ़ी ना 8,000 गुना। तो पहले उसकी इनकम कितनी होगी? पहले उसकी इनकम भी 8,000 गुना होगी। तो 5 8 40 और 1 2 3 0 लगा दोगे तो पहले अगर वो 40,000 रुपये कमाता था तो अब उसकी इनकम बढ़ के कितनी हो गई होगी? 72,000 रुपये होगी। इसको आप x मान के भी कर सकते थे। जैसे अपन x मान के किस तरीके से करते हैं जरा मैं उसको यहाँ पे समझा देता हूँ। बहुत से बच्चे क्या है, ये रेशो से समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, x से ही उनको समझ आता है। तो पहले उसकी इनकम x रुपये थी बेटा, पहले साल कितनी बढ़ गई? 25%। तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। किस पे? 100 पे। दूसरे साल उसकी इनकम क्या हो गई? 4% कम हो गई, मतलब 96 रह जाएगी। किस पे? 100 पे। फिर तीसरे साल 25% बढ़ गई तो 125 हो जाएगी। किस पे? 100 पे। चौथे साल कम हो गई 4% तो 96 रह जाएगी। किस पे? 100 पे। पांचवें साल 125 होगी। किस पे? 100 पे। और बढ़ा के कितनी रह जाएगी भाई? उसकी 72,000। यहां से जब x की वैल्यू निकल के आएगी तो वो भी कितनी निकल के आ रही होगी? 40,000 निकल के आ रही होगी। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब x से कर लो चाहे बेटा सवाल को, चाहे उसी सवाल को आप इस सक्सेसिव मेथड से कर लीजिए। आंसर दोनों में क्या आने लग रहा होगा? बिल्कुल सेम आने लग रहा होगा। चलिए सर दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए और समझो दूसरे क्वेश्चन में ऐसा क्या कह रहा है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आज सेट किए हैं प्री और मेंस में आए हुए। ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये प्री में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। देखो ये एएसआई दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा गया था, ठीक है। सीपीओ में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में प्रीलिम्स में। चलिए सर क्वेश्चन पढ़ लो आप तो। कह रहा है कि जी x y से 25% अधिक है तथा z से 25% कम है। y का मान अगर 300 रुपये है तो z का मान रुपयों में क्या होगा? वो कह रहा है जो x है वो y से 25% ज्यादा है। कौन? x। तथा z से 25% कम है। और जो x है वो z से कम है कितने परसेंट? 25%, ठीक है बेटा। तो 25% कितना होता है? 1/4। बताने की जरूरत नहीं है क्यों होता है। 25/100 और 4 बार कट जाएगा 1/4। अगर y 4 है तो x उससे 1 ज्यादा होगा, 25% ज्यादा होगा तो x कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहां पे अपने को कमी करनी है। अगर z 4 है और उसमें 1 की कमी कर दूं तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये इससे 25% ज्यादा है और ये इससे 25% कम है। अब अपन क्या करेंगे कि x की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू भाई ना तो 5 हो सकती है ना 3 हो सकती है, दोनों जगह बराबर बराबर करनी पड़ेगी। यहां पे मैंने y रख लिया और यहां पे मैंने z रख लिया, क्योंकि x की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए। एक ही सवाल में x की 2 वैल्यू नहीं हो सकती, तो रेशो का इस्तेमाल करूंगा। yx कितना होता है? 4 5 और xz कितना होगा? 3 4। अब आपको रेशो बराबर करना सिखाया था मैंने कई बार। जो खाली संख्या होती है उसमें पड़ोसी संख्या को फिल कर दो। यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, इसके पड़ोस में 3 है, यहाँ पे 3 लिख दिया। इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई। तो y अगर 12 है, x अगर 15 है तो z कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अजीब वो क्या कह रहा है कि y क्या है अपना? 300 है। y कितना है अपना? 300 है। y कितना है? 300 है। तो क्या पूछ रहा है वो?
z का मान कितना होगा। अगर y 300 के बराबर है, सॉरी, अगर 12:300 के बराबर है, तो यहां से अगर मैं इसको 12x और 15x 20x मान लूं तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 300/12। और पूछ क्या रहा था वो, z पूछ रहा था, तो z कितने x है, 20x, तो मैंने कितना रख दिया यहाँ पे, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20x निकल जाएगा। तो 4 से कट गया 3 बार, 4 से कट गया 5 बार, 3 से कट जाएगा 100 बार, तो जो 20x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी अपनी, 500 आ जाएगी। है क्या जी ऑप्शन में, जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन अपना क्या था, बिल्कुल करेक्ट था। वो कह रहा था x की वैल्यू इससे ज्यादा है और x की वैल्यू इससे कम है, तो अपन ने क्या किया, रेशो सेट कर लिया x। बाकी आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते थे, आसान तरीका करने का यही है। ठीक है जी, आपको समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है बच्चों अगला क्वेश्चन। सीजीएल टायर 1 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है भाई। और जिस बैच के बारे में मैंने अभी आपको बताया था उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अच्छा बैच है और बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज उसमें मिलने वाली है, क्योंकि केवल नए सवाल आपको मिलेंगे, वही घिसे पिटे सवाल नहीं मिलेंगे जो सारे टीचर्स कराते हैं। कह रहा है कि अमित की आय 20% स्कूल में दान दे देता है। अमित जितने रुपए कमाता है उसका 20% वो स्कूल में दान दे देता है, शेष का 20% बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास अब 12,800 रुपये बचे हों तो अमित की आय बताइए कितनी होगी। देखो 20% उसने स्कूल में दान दे दिया, मतलब उसके पास कम पैसा रहेगा। फिर 20% उसने क्या कर दिया भाई, कहां खर्च किया, बचा हुआ 20% बैंक में जमा कर दिया। तो 20% का मतलब होता है 1/5। और चीजें अगर कम हो रही हैं, खर्च हो रहा है, तो चीजें क्या होंगी, कम होंगी। अगर उसकी इनकम 5 रुपए थी, 1 रुपए कम हो गई, 4 रुपए रह जाएगी। अगर उसकी इनकम 5 रुपए थी, 1 रुपया खर्च कर दिया तो 4 रुपए रह जाएगी। इसका मतलब अगर वो 25 रुपए कमाता था तो अब उसकी इनकम कितनी रह जाएगी, मात्र 16 रुपए रह जाएगी। लेकिन कह रहा है कि अब उसके पास 12,800 रुपए हैं। तो भाई 16 रेशो की वैल्यू 12,800 के बराबर है। कितने गुना कर दूं इसको, 16 अट्ठे 128, 800 गुना कर दूं। इसका मतलब उसकी इनकम जो है वो भी कितने गुना होगी, 800 गुना 25 अट्ठे 200, और कितनी जीरो, 2 जीरो और आ जाएंगी। मतलब वो पहले कितने रुपए कमाता था, 20,000 रुपए उसकी इनकम है। जब उसने 20% खर्च कर दिया तब उसके पास कितने बचे होंगे, 12,800 रुपए बचे होंगे। इजी क्वेश्चन था, सक्सेसिव मेथड से अपन ने सॉल्व कर लिया। बेटा एक्स से करते तो इसका आंसर भी यही निकल के आता, एक्स। 20% उसने खर्च कर दिया तो 80% तो अभी भी उसके पास होना चाहिए। जो था उसका 20% बैंक में जमा कर दिया तो 80% होना चाहिए, और जो है वो 12,800 के बराबर है। तो यहां से भी x की जो वैल्यू निकल के आती वो कितनी आ जाती जी अपनी, 20,000 अपना आंसर निकल के आता। कैसे भी कर लो बेटा, कान को कैसे ही पकड़ लो, आंसर दोनों जगह से बराबर बराबर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आई ना चीजें समझ में, इजी हैं। चलो भाई, एसएससी भैया सीजीएल में आया था ये, मेंस में क्वेश्चन 2018 में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये तो क्वेश्चन सक्सेसिव मेथड का है भी नहीं, तो इसको कैसे डाल दिए सक्सेसिव मेथड में। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लो आप तो सवाल। अपना काम तो सवाल करने का है, चाहे कोई से ही मेथड का क्यों ना हो। अपना काम उसका आंसर निकालना है, नहीं भाई। डस्टर इतना गंदा है यार। पढ़ा बेटा क्वेश्चन, क्या कह रहा है वो।
एक एक लाइन पढ़ते चल रहे हैं अपन, है ना, और उसको लिखते चलेंगे। एक व्यक्ति की आय में 2 लाख रुपए की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति पहले अगर x रुपए कमाता था तो अब वो x रुपए तो कमा ही रहा है, प्लस उसकी इनकम जो थी वो कितने लाख रुपए बढ़ गई, 2 लाख रुपए बढ़ गई। कितनी बढ़ गई भाई, 2 लाख रुपए उसकी इनकम बढ़ गई होगी। लेकिन उसकी आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 20% से 16% हो गया। पहले अगर वो अपनी इनकम पे 20% टैक्स भरा करता था तो अब वो अपनी इनकम पे केवल और केवल 16% का टैक्स भर रहा होगा। वो कह रहा है कि वह अब पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है, मतलब जितना वो पहले टैक्स भरता था उतना ही वो अब टैक्स भर रहा है। दोनों टैक्स आपस में कैसे दे रखे हैं, उसने बराबर बराबर दे रखे हैं। तो देखो 100 से मैंने 100 काट दिया, सबसे पहली बात तो आसान हुई वैल्यू। 4 से काट दिया इसको 5 बार और 4 से काट दिया इसको 4 बार। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया जी 5x। ठीक है, देखो 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x, और 4x जब इधर आएगा तो माइनस का 4x। इतनी एडवांस कैलकुलेशन तो होनी चाहिए। और 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 लाख आ जाएगा। तो भाई यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 8 लाख। मतलब पहले वो कितने रुपए कमाता था, 8 लाख रुपए कमाता था। पहला ही ऑप्शन अपना क्या था, बिल्कुल करेक्ट था। उसका वो कहना था कि पहले जितने भी पैसे कमा रहा है ना वो 2 लाख रुपए, अब उसकी इनकम बढ़ गई तो x प्लस 2 लाख हो गई होगी। पहले वो 20% का टैक्स भरता था, अब वो 16% का टैक्स भर रहा है, और दोनों टैक्स आपस में क्या है, बराबर। दोनों को बराबर रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 लाख रुपए आ गई। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अच्छा सवाल है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगला, मतलब करने लायक है। इतना भी कोई पहाड़ नहीं है जो आपसे ना बने। ए और बी की आय, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। मतलब यहां पे 2 लोगों की वो बात कर रहा है, ए की और बी की। इसकी आय इससे 50% ज्यादा है। तो 50% लिखने के तरीके बहुत सारे हैं। इसको 100 मान लो, इसको 150 मान लो। अगर मैं कहूं इसकी आय 2 रुपए है तो इसकी आय कितनी हो जाएगी, 3 रुपए। इससे कितना ज्यादा होगा, 50% ज्यादा होगा। 100 150 भी यही बताता है, 2 और 3 भी आपको यही बताता है। ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई। तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बताइए कितनी होगी। अगर मैं ए की आय को 300 रुपए और बी की आय को 200 रुपए मान लूं, वो कह रहा है ए की जो इनकम थी ना वो बढ़ गई यार, कितने रुपए, 40% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 40%। और बी की इनकम कितनी बढ़ गई, बी की इनकम बढ़ गई जी आपकी 90%। तो पूछ रहा है टोटल कितनी बढ़ोतरी हो गई। तो टोटल उनकी इनकम कितनी थी, 500 रुपए थी। 500 रुपए पे पता करना है कि अब उनका कितना पैसा बढ़ गया होगा। देखो अगर पहले वो 300 रुपए कमाता था ए और उसकी इनकम 40% अगर बढ़ गई तो उसकी इनकम कितनी बढ़ गई होगी, 120 रुपए। 120 रुपए का इजाफा हो गया होगा ए की इनकम में। ऐसे ही 200 रुपए अगर बी कमाता है और उसकी इनकम में 90% की वृद्धि हो गई तो उसकी इनकम कितनी हो गई होगी, 180 रुपए बढ़ गई होगी। तो भाई टोटल उसकी इनकम कितनी बढ़ गई, देख लो जरा कितनी इनकम बढ़ गई उसकी। 0, 8 और 2 10 का 0, 1 बचा, 1 और 1 2 और 1 3, 300 रुपए बढ़ गई उसकी इनकम। कितनी बढ़ गई, 300 रुपए बढ़ गई। तो वो पूछ रहा था इनकम कितनी बढ़ गई, 300 रुपए। किस पे बढ़ी, 500 पे, पहले वाली कीमत पे, और गुणा में कितना, अजी 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 60% उसकी इनकम में क्या हो गया होगा, इजाफा हो गया होगा। कितने परसेंट, 60% उसकी इनकम पहले से अब बढ़ गई होगी। ये सवाल था छोटा सा। क्या कह रहा था वो कि
अगर ए की इनकम 40% बढ़ रही है, बी की इनकम 90% बढ़ रही है, तो टोटल इनकम कितनी बढ़ गई? टोटल कितनी थी? 500 रुपए। कितने रुपए बढ़ गए? 300 रुपए। तो कितने परसेंट निकल के आया? 60% निकल के आया। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, है ना। मेंस में आया था 2017 में, पढ़ लीजिए। पढ़ लिया होगा, छोटा सा है। किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का वेतन 8,840 रुपए है। किसी फैक्ट्री में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, सभी का जो वेतन है वो 8,840 रुपए है। यदि सभी अधिकारियों का औसत वेतन, सभी कर्मचारियों में कुछ अधिकारी हैं, भाई कंपनी में अधिकारी होते हैं और कुछ छोटी छोटी लेबर होती है, तो कह रहा है अधिकारियों का औसत वेतन कितना है? 15,000 रुपए है। एक अधिकारी का वेतन कितना है? 15,000। फिर कह रहा था कि शेष कर्मचारी, सभी कर्मचारी जितने भी हैं, अगर उसमें से ऑफिसर निकाल दूं तो बच गए छोटी लेबर, जिसको उसने शेष से नाम दे दिया। बचे हुओं का जो वेतन है वो कितना है? 8,000 रुपए है। 8,000 रुपए है। तो आपने पढ़ा होगा, इस प्रकार के सवालों को अपन एलिगेशन मेथड से करते हैं। तो एलिगेशन मेथड यहाँ पे आप लगा दीजिए। लगाओ भाई। हमेशा क्या करते हैं? बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। ये बड़ा है, ये छोटा है, माइनस करूंगा तो 840 आएगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, माइनस करूंगा तो देखो 0 में से 0 गया तो जी बचा 0, 10 में से 4 गया तो बचा 6, यहां 9 में से 8 गया तो बचा 1, और 14 में से 8 गया तो बचा 6। कर लिया। 0 से क्या कट गई? 0 कट गई। 12 से कट तो जाएगा, काट के देखूं क्या? 12 7 बार कट गया 84, और 12 से काटेंगे तो 12 पंजे 60, एक बचा नहीं, 12 से नहीं कट रहा यार। देख लो एक बार काट के, कट जाए तो बहुत अच्छी बात है। 4 से काट लेते हैं एक बार इसको, है ना। 4 से कट रहा है क्या ये? 4 से 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, कट रहा है। 4 से कट गया 42 बार, और 4 से इसको जब काटोगे तो 4 1 4, 2 बच गया, 4 5 20, 1 बच गया, और 4 चौक 16। 4 और 2 6, 5 और 4 9, और 1 नहीं भाई नहीं कट रहा। 7 से 7 छिंग 42, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14, तो कितना आ गया? 6 अनुपात, नहीं और भी कट रहा है। 3 से काट दो, 2 से काट दो 3 बार, और 2 से काट दो 11 बार, तो कितना अनुपात आ गया? 3 अनुपात 11। इसका मतलब यह है कि उस कंपनी में अगर अधिकारी 3 है और शेष कर्मचारी 11 हैं, तो टोटल उस कंपनी में कितने लोग काम करते होंगे? 14 लोग काम करते होंगे। क्या पूछ रहा था? कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत कितना होगा? बेटा टोटल कर्मचारी कितने हैं? 14। इनमें से अधिकारी कितने हैं? 3। अधिकारी कितने हैं? 3 हैं। उनका प्रतिशत कितना होगा? तो गुणा में कितना? 100। ये सॉल्व करना है। 2 से कट गया 7 बार, और 2 से कट गया अपना 50 बार, तो 5 3 15, 150 बटे में कितना आ गया? 7। और 7 से जब आप इसको उड़ा दोगे तो 7 2 14, 1 बचा, 7 एकम 7, तो 21 दशमलव कुछ प्रतिशत निकल कर आ रहा होगा। 21 पॉइंट समथिंग % गड़बड़ हो गई शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं प्लस माइनस करने में अपन ने क्या कर दी बेटा? गड़बड़ कर दी। चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी में। 840 बचेगा, बिल्कुल सही है। 6160 बचेगा, बिल्कुल सही है। 0 से 0 अपन ने काटी थी, 2 से काटा था, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 2 से काटा था। अच्छा इसको 2 से काट दिया अपन ने, और इसको अपन ने किससे काट दिया था? 3 से 4 से काट दिया। ये गड़बड़ कर दी ना अपन ने। एक को तो 2 से काट दिया यार, क्या काम कर रहे हैं अपन। देखो
ये है अपना 840 और ये था 6000, तो इसको भी 4 से काट दो ना, ये हो गया 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। 4 से जब इसको आपने काटा तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, इतनी बार कटा था। उसके बाद 7 से कट गया, 7 3 21 और 7 से कट जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। और 25 में से कितने कर्मचारी हैं? 3 कर्मचारी हैं, तो 100 पे कितना? तो 25 चौक 100 और 4 तिया 12, तो 12% क्या होंगे? कर्मचारी। अब आंसर सही है, 12% क्या होंगे? कर्मचारी। अपन ने क्या किया था पहले, इसको 2 से काट दिया तो इसको 4 से, तो रेशियो तो गलत आना ही था ना, या फिर वहां पे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तब भी सही आ जाता आंसर। ठीक, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हो जाता है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आप पढ़ो, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का सवाल है। ऐसा सवाल अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने किया है। मैं केवल इसको लिखना सिखाऊंगा, कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है इस सवाल की। कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अगर पहले x रुपए कमाता था तो अब उसकी आय कितनी हो गई? x प्लस 5 लाख। ठीक है, ये लो। फिर कह रहा है कि आयकर 12% से 10% रह जाती है। पहले इनकम पे अगर वो 12% का टैक्स भरता था तो अब वाली इनकम पे वो कितना टैक्स भर रहा होगा? 10% का टैक्स भर रहा होगा, तो उसे 10,000 रुपए अधिक आय देना पड़ता है। अब वो पहले से कितना आय ज्यादा दे रहा है? 10,000 रुपए ज्यादा इनकम दे रहा है, ज्यादा टैक्स दे रहा है। तो भाई अगर मैं यहां 10,000 जोड़ूं तो ये तो पहले से ही 10,000 रुपए ज्यादा है। अगर इन दोनों को बराबर बराबर करना है तो यहां से कितने रुपए माइनस करने पड़ेंगे? 10,000 रुपए माइनस, क्योंकि यहां पे वो 10,000 रुपए टैक्स ज्यादा दे रहा है। अगर इसमें से 10,000 रुपए घटा दूं तो पहले वाले टैक्स के बराबर आ जाएगा, तो दोनों को क्या कर दिया? बराबर बराबर रख दिया। और यहां से जब कैलकुलेशन करोगे जी तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? x की, और वही क्या होगा? अपना आंसर होगा। ऐसा सवाल पहले अभी थोड़ी देर पहले कराया था, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं। केवल कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना, x की वैल्यू यहां से निकालनी है, वही आपका आंसर होगा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, मतलब अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सवाल 2018 मेंस में आया था, लग रहा होगा कितना बड़ा सवाल है, देखने से तो लग रहा होगा कि सर पढ़ेंगे भी कैसे, और इस सवाल को 40-45 सेकंड में या 1 मिनट में करेंगे भी किस तरीके से। तो हो जाते हैं बेटा, ऐसे सवाल आते हैं पेपर में जो आप आसानी से कर सको, है ना। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्म संस्था को दान देता है। शेष का 30% और 25% अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख मिलते हैं, मतलब तीनों को 42-42 मिलेंगे। तो आदमी की कुल संपत्ति कितनी होगी? लाखों में बतानी है, मतलब 400 लाख, 280 लाख, 500 लाख या 350 लाख। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% धर्म संस्था में दान देता है। मतलब एक आदमी की इनकम अगर 1,000 रुपए है तो 30% उसने क्या कर दिया? दान दे दिया। तो अब उसके पास कितने पैसे बचे होंगे प्यारे बच्चों? 700 रुपए बचे होंगे। इन 700 रुपयों को वो 2 भागों में बांटता है, बेटे को और पत्नी को। बेटे को देता है वो कितना परसेंट? पत्नी और बेटे 30% देता है पत्नी को और 25% देता है बेटे को। 30% देता है पत्नी को और 25% देता है बेटे को। तो बेटा 700 का 30% जब निकालोगे तो 210 रुपए इसको देता होगा। 700 का 25% जब निकालोगे कट गया, 25 सत्ते 175 रुपए इसको देता होगा। तो टोटल उसने दोनों को कितना पैसा दे दिया? 5, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 385 रुपए। तो 700 में से 385 रुपए उसने और दे दिए, तो उसके पास कितना बच गया? यहाँ 5 बचा, यहाँ 1 बचा, और जब 6 में से 3 घटाओगे तो 3 बच रहा होगा।
मतलब अभी भी उसके पास कितने पैसे हैं, 315 रुपए, और इन 315 रुपयों को वो 3 बेटियों में बराबर बराबर बांट देता है। इन 315 रुपयों को वो 3 बेटियों में बराबर बराबर बांट देता है। तो एक बेटी के हिस्से में कितना आएगा, 105। इस बेटी के हिस्से में भी कितना आएगा, 105, और इस बेटी के हिस्से में भी कितना आएगा, 105। तो मैं अगर मान लूं कि टोटल इनकम उसकी 1000x थी, तो अब उसके पास 105x 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 बच रहे होंगे, और 105x अगर एक बेटी को दे रहा है, तो बेटी को तो वो कितने दे रहा था, 42 लाख दे रहा था। 105x किसके बराबर होगा, 42 लाख के बराबर होगा। उड़ा दो, 105 से 420 कटता है पूरा पूरा 4 बार, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 40,000 बच गए। x बराबर 40,000 आ गया है ना। क्या पूछ रहा था भाई वो, टोटल इनकम। x बराबर 40,000 जब रखोगे ना 3 ही है, हो गया। तो ये हो गया 400, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, भाई आंसर आ गया 400 लाख। कितना आ गया, 400 लाख। लाख में, लाख रुपए में बताना था ना, तो 400 लाख आंसर आएगा। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। यहां से 400 आ गया, 400 देख के अपन आंसर लगा के आ जाते, 400 लाख। ठीक है, सवाल बढ़िया था, कर लिया अपन ने क्वेश्चन। चलिए, प्री का क्वेश्चन है भाई 10+2 का, 2018 में आया हुआ। पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को। क्या है जी क्वेश्चन, कि राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 50% अधिक है। एक है राहुल और एक है रोहित। राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 50% ज्यादा है। अगर इसका वेतन 2x है, तो इसका वेतन कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 50% ज्यादा होगा। यदि राहुल 2250 रुपये बचत करता है, जो उसके वेतन का 8% है। यदि राहुल अपने वेतन का 8% बचा रहा है, तो वो किसके बराबर दे रखा है, वो दे रखा है 2250 रुपए के बराबर। अरे ये तो आसान सवाल था यार। उड़ा दो जी, 3 से उड़ा दो पहले। 3 7 21, 3 5 15, 0। हाँ, कट गया ना। 25, नहीं ये तो उधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो किससे काट दूं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया x बराबर 750,000/8, और 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये काट लो 8 से पूरा पूरा भाई, या फिर पहले ही सिंप्लीफाई कर लेते, थोड़ा आसान हो जाता। कैसे आसान हो जाता, चलो रहने दो, कर लो। 8 से कट गया, 8 9 72, बच गया 3, 8 3 24, बच गया 6, बचा 6। 8 7 56, बचा 4, 8 5 40, तो 9357 किसकी वैल्यू निकल के आ गई, x की। क्या पूछ रहा था, रोहित का वेतन बता दीजिए। रोहित का वेतन कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 9375, तो कर लो। 5 तो 10 का 0, 1 बचा, 7 दूनी 14 और 1 15 का 1 बचा, 3 दूनी 6 और 1 7, और 9 दूनी 18, तो 18,750 मिल रहा है भाई। कोई ऑप्शन 18,750, चौथा ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन था, अपन ने कर लिया। इसकी इनकम का 8% 2250 है। टोटल इनकम पूछ नहीं रहा था, एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू रख दी, तो रोहित की इनकम निकल के आ गई 18,750। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बढ़िया सवाल है।
सक्सेसिव मेथड का क्वेश्चन है, 2016 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ना, परसेंटेज का सक्सेसिव क्वेश्चन, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। एक्स से भी कर सकते हैं। पढ़ो एक बार सवाल को, फिर अपन चलते हैं, सवाल को आगे बढ़ाते हैं। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए। शेष जवानों में से 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए। शेष में से 10% को अशक्त घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई। बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। मतलब कुल मिला के अपने को 10% तीनों बार कम करना है, और 10% कितना होता है, 1/10। अगर पहले 10 जवान थे, एक कम हो गया, 9 रह गए। फिर 10 जवान हुए, एक कम रह गया, 9। फिर 10 जवान हुए, एक कम रह गया, 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर पहले सेना में सक्रिय 1000 थे तो अब कितने रह गए होंगे, 729। लेकिन वो कह रहा है कितने रह रहे हैं, 7,29,000 रह रहे हैं। कितने गुना ज्यादा है, 1000 गुना ज्यादा है। तो पहले भी कितने होंगे सैनिक, 1000 गुना होंगे। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, एक के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से लिखेंगे इसको। पहले इतने सैनिक होंगे जो सक्रिय थे। दूसरा ऑप्शन आपका क्या था, बिल्कुल करेक्ट था। कुछ नहीं, तीनों बार यार मुझे 10% कम करके दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई करना था और आंसर निकल के आ गया इतना। ठीक है, बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी मेंस में पूछे जाते हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है कि पटना शहर की आबादी 96,000 है। आबादी की घटती दर प्रति वर्ष 800 है। पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है। आबादी की बढ़ती दर प्रति वर्ष 1200 है। तो दोनों शहरों की आबादी कितने वर्ष में बराबर हो जाएगी। पहला ऑप्शन 10 साल में, दूसरा 14 में, तीसरा 18 में और चौथा 22 में। तो देखो यार, पटना की आबादी 96,000 है और हर साल 800 कम होती है। पाटलिपुत्र की आबादी 68,000 है और हर साल 1200 नए लोग आते हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 22। मतलब इन चारों में से कोई एक आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन रख के देखा मैंने 10। तो अगर हर साल 10 बढ़ रही है तो 10 जब मतलब 10 साल तक बढ़ेगी, 800 800 तो कितने बढ़ जाएंगे, 8,000। और जब इसमें 8,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 8 एक जोड़ लेते हैं ना यार, मल्टीप्लाई 10 तो कितनी बढ़ गई, 8,000 बढ़ गई। ठीक है, तो ये हो गया। अगर 6 बढ़ता, 96,000 पहले थी, माइनस होगी ना, 96,000 पहले थी तो कितनी हो गई, 88,000 हो गई। घट के इतने कम हो गए 10 साल में। इसके 10 साल में कितने बढ़ जाएंगे, इसके 10 साल में बढ़ जाएंगे 12,000। और जब 12,000 बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 80,000 हो जाएंगे। तो दोनों बराबर बराबर हैं क्या, नहीं है। मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा रख के देखते हैं, क्या 14 साल में दोनों की जनसंख्या बराबर हो रही है। तो 14 साल में रख के देख लो, गुणा में 14, तो 14 8 112। इतने लोग कम हो गए। जब इतने लोग कम हो जाएंगे, 2 जीरो, 10 में से 2 घटाओगे जी 8 बचेगा। यहाँ पे बच गया, 5 में से घटाओगे तो 4 बचेगा और 9 में से 1 घटाओगे तो 8 बचेगा। तो 84,800 रह गई। इसकी 14 साल में कितनी बढ़ जाएगी भाई, देख लेते हैं जरा। 0 0, 12 चौक 48 का 8, 4 बचा, 12 कम 12 और 4, 16,800 बढ़ जाएगी। तो जोड़ दो, 2 0 800, 8 और 14 का 4, 1 बचा, 6 7 और 1 8, 84,800। क्या दोनों बराबर हैं, जी हाँ। तो कितने साल में इनकी संख्या बराबर हो जाएगी, 14 साल में। पाटलिपुत्र और पटना की जनसंख्या अगर 800 और 1200 घटती और बढ़ती है तो दोनों 14 साल में बराबर बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला सवाल पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन।
अरे वाह, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये कहाँ से डाल दिया? 2004 का था यार। कि ताजे फल में पानी की मात्रा 68% और सूखे फल में 20% है। 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है। देखो कोई फल है, उस फल में अगर पानी 68% है तो पानी के अलावा जो वेस्टेज होगा वो कितना बच जाएगा अपना? 32 बच जाएगा। तो टोटल मैंने जो फल था वो कितने का मान लिया? 100 किलो का मान लिया, 100 लीटर का मान लिया, कुछ भी आप ले लीजिए। 100 किलो अगर था तो उसमें से 68 पानी था और 32 कितना हो जाएगा अपना? वेस्टेज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए तरबूज होता है, उस तरबूज में क्या रहता है? पानी रहता है। उसके अलावा बाहर का खोखला तो वेस्टेज है ना। तो इस तरीके से उसमें पानी कितना है? 68% और 32% बचा हुआ क्या रह जाएगा? उसमें वेस्टेज, बाहर का गूदा रह जाएगा। अब कह रहा है सूखे फल में 20% पानी रह गया। सूखे फल में कितना पानी रह गया? 20%। तो अगर 20% पानी रह गया तो 80% तो वेस्टेज होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई तरबूज है, तरबूज ताजा आप लेके आए तो उस ताजा में 68% पानी था और 32% वेस्टेज थी। अब उस फल को आपने धूप में रख दिया और वो फल क्या हो गया? सूख गया। अब जब फल सूख गया तो उसके अंदर का पानी जो था वो तो जल जाएगा, लेकिन जो गूदा था उसका वजन तो अभी भी बराबर होना चाहिए। भाई गूदा थोड़ी जलेगा, अंदर का जो पानी था वो क्या हो गया? जल गया। तो इस वजह से पानी कितना रह गया? 20%। बाकी वेस्टेज तो दोनों जगह कैसा निकल के आना चाहिए? बराबर बराबर निकल के आना चाहिए। तो यहाँ पे 80% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है? 32 के बराबर दे रखी है। तो अगर 1% की वैल्यू निकालूं तो कितनी हो जाएगी? 32/800, यही होगी भाई, 32/80। पूछ क्या रहा है आपसे कि 100 किलोग्राम ताजे फलों में, मतलब 100% फल में, 100% फल में, तो भाई ये हो गया अपना 10 से 10, 8 से कट गया 4, तो कितना आ गया? 40 किलोग्राम। तो कितना होगा? 40 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। अगर 100 किलो का आपका कोई मटेरियल है तो उसमें से कितना प्राप्त किया जा सकता है? 40, क्योंकि 80% अगर 32 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 40 किलोग्राम के बराबर होगा। समझे मेरी बात को? हैं जी? चलिए, तो भाई ये हुए आज के सवाल प्री और मेंस के। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मॉर्निंग में अपनी क्लास होती है प्री और मेंस के क्वेश्चंस की, शाम को अपन लाइव आते हैं। तो लाइव शाम को रहेंगे ही, 8 बजे से अपनी क्लास रहती है लाइव, उसको भी ज्वाइन करिएगा। उसमें पेडागोजी चल रही है। तो आज मैं आपको शिक्षण विधियों के बारे में उसमें बताऊंगा कि शिक्षण की विधियां क्या होती हैं, किस किस तरीके से शिक्षण किया जाए या किस किस तरीके से शिक्षण को करवाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार। डेली क्लास से जुड़े रहिए, धन्यवाद।